Good morning, student. Today is our class of biology. बायोलॉजी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको बताया द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ. मैंने आपको बताया देयर आर सो मेनी प्रोसेस, लेकिन आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में हम लोगों को 4 प्रोसेस पढ़नी है. नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन. गुड. अभी तक हम लोगों ने एक प्रोसेस को कंप्लीट किया, दैट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन हम लोग द इनटेक ऑफ फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स. सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग भोजन लेते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन. उसके बाद आया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया. अब क्वेश्चन जो अराइज होता है कि न्यूट्रिशन हम लोग क्यों लेते हैं, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? बिना न्यूट्रिशन के भी हम लोग लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं? नो. न्यूट्रिशन जरूरत है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स. इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे. द सेकेंड टॉपिक जो आपके यहाँ सेकेंड लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है, दैट इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन को हम लोगों ने अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन दें, तो क्या हुआ? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स. रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है जिसमें सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. एनर्जी कहां से आती है? फूड के ऑक्सीडेशन से इन द सेल्स. क्लियर? उसके बाद आता है, इसको हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन. द प्रोसेस which is required to provide energy to the cells by oxidation of फूड. क्लियर? अब मानिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया C6H12O6. इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ये ब्रेकडाउन होगा CO2 प्लस H2 प्लस ATP. ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं वाटर, और ये एनर्जी आती है. उसको बैलेंस भी कर सकते हैं. ये बेसिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है CO2 वाटर और एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स. ये पूरी प्रोसेस सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन की जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है. जैसे इसको दूसरे डायग्राम में देखें कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, एंड प्रोडक्ट है इसका CO2H2, ये निकला आपका ATP. अब इस ATP की कहाँ जरूरत है ये हम देखेंगे इसमें. नंबर 1 ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ में. नंबर 2 मूवमेंट. नंबर 3 सेल डिवीजन, एक सेल से बहुत सारी सेल बनना, सेल डिवीजन.
नंबर 4 रिप्रोडक्शन। नंबर 5 लोकोमोशन। एंड सो मैनी प्रोसेस। ये सारी की सारी प्रोसेस किसके द्वारा होती हैं? दैट इज एटीपी। इसलिए बॉडी के अंदर फूड को होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एटीपी नहीं निकलेगी, और जब तक एटीपी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये सारी की सारी रिएक्शंस नहीं हो सकती हैं। इतनी बात क्लियर है? अब हम देखेंगे फ्लो डायग्राम में कि रेस्पिरेशन, मैंने आपसे कहा था प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब एक फ्लो डायग्राम में हम उसको देखेंगे कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। फ्लो डायग्राम हम लोग खड़े हुए क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में, सांस में हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। अब देखिए इसका मूवमेंट किस तरह से होता है। एनवायरमेंट इसमें क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, यहां पर मोर ऑक्सीजन है और लेस CO2 है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी मीन्स जो हमारा पैसेज है थ्रू ट्रेकिया से जाएगी ये लंग्स में। तो ये यहां से गया है ऑक्सीजन लंग्स में। क्लियर? अब लंग्स के थ्रू, लंग्स में आगे जाके ये जाएगा ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में यहां पर ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। यहां पे एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाता है HbO2। क्लियर? अब यहां से ये पहुंच गया ऑक्सीजन सेल्स में। इतनी बात क्लियर हो गई? जो भी ऑक्सीजन हमने इनटेक किया रेस्पिरेशन के थ्रू वो लंग्स में गया। लंग्स में ब्लड वेसल्स में ब्लड होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये बनाता है HbO2, और ये HbO2 ब्लड के थ्रू पहुंच गया सेल्स में। जो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स के अंदर होगा, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा सेल ऑर्गेनिल्स में सेल के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के बाद निकलेगा क्या? निकलेगा CO2 निकलेगा। अब क्या हुआ? सेल्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। अब CO2 ये बाहर निकलेगा, सेम प्रोसेस। CO2 फिर कहां पहुंचेगा? यहां पर सेल्स में ब्लड वेसल्स, फिर लंग्स और एनवायरमेंट। यहां पर क्योंकि लंग्स में यहां CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पर CO2 बाहर जाएगा और
अब आपने इस प्रोसेस को दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोगों ने अभी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम लोगों ने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद कहाँ गया? हमारे लंग्स में। लंग्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में पहुंच गया है ऑक्सीजन। ब्लड में एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और बनाया HbO2। HbO2 इसके थ्रू ये फिर ऑक्सीजन पहुंच गया सेल्स में। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फूड आपका मिला उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी। उसके एंड प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी बताया था CO2 और वाटर होते हैं, तो CO2 फिर आपकी सेल्स में आया, सेल्स के थ्रू फिर वो ब्लड वेसल्स में पहुंचा, ब्लड वेसल से फिर लंग्स में, और लंग्स में जैसे हमने इनहेल किया वो इनहेलेशन में CO2 जो है बाहर निकल गई। ये एक फ्लो डायग्राम है कि किस तरह से हम रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाती है और कैसे कैसे इसका बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो एक जनरल प्रोसेस मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन डेफिनेशन के बाद उसका आया कैसे कैसे मूवमेंट होता है, कैसे कैसे बॉडी में जो आपने फूड खाया उसका ऑक्सीडेशन होता है और कैसे एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक वर्ड आता है ब्रीदिंग। इसको समझ लीजिए, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स हिंदी में इसका मीनिंग होता है सांस लेना। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने सांस लिया, दैट इज ब्रीदिंग। साइंटिफिकली ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, इसमें कोई फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मींस रेस्पिरेशन में एनर्जी भी जनरेट होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है, जैसे ग्रोथ है, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, सेल डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो क्लियर हो गया, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन फिजिकल के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और दैट एनर्जी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स और बॉडी। क्लियर? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर 1 एरोबिक और नंबर 2 एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजेशन होना टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो हमारे अभी मैंने आपको C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर प्लस ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन इसका होगा सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। एक मॉलिक्यूल 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
इसको भी मैं आपको बता दूं कि एटीपी इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ब्रेक डाउन होता है एडीपी प्लस फॉस्फोरस प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है। तो ये एनर्जी जो होती है, दिस एनर्जी कम्स फॉर द सेल्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। क्लियर? तो यहां पर हम लोग थे एरोबिक रेस्पिरेशन में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये जितने भी सेल फॉर एग्जांपल प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, क्लियर हो गया? दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन which takes place as but itself in absence of oxygen। इसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं होती है, जिसको हम इस प्रकार लिखेंगे C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से, और ये आपका ब्रेकडाउन होता है C2H5OH प्लस वाटर प्लस 2 एटीपी। इसमें केवल आपके 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये होता है आपका, इसका एग्जांपल है फंजाई और बैक्टीरिया। क्लियर? इसी प्रकार से आपका एक वर्ड आता है फर्मेंटेशन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेम एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एक और प्रोसेस, जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स जो है उनमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। रीजन ये होता है कि मसल्स में जो बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती मसल को बहुत जल्दी से, उस केस में मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड जो है मसल में पेन क्रिएट करता है, और ये कभी कभी ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उस केस में मस्कुलर क्रैम्प डेवलप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में कहाँ बॉडी के अंदर होता है, रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशंस in case of plants and human beings, anaerobic respiration in case of fungi and bacteria, उसके बाद fermentation in case of microorganism, उसके बाद lactic acid production in case of muscles। तो ये आज का आपका क्लास था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, कहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, वहां पर 2 प्रोसेस फिर होती हैं आपकी, एक ईएमपी पथ होता है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा होता है आपका क्रेब्स साइकिल्स। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है और ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पथवे कहाँ पर होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, न्यूट्रिशन, और हमारा सेकेंड टॉपिक चल रहा है दैट इज रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में अभी तक मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की कि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उसका सेल्स के द्वारा यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो है सेल्स अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं। डाइजेशन में हमने फूड को इनटेक किया, सिंपल पार्टिकल्स में उसको तोड़ा। रेस्पिरेशन में उस फूड को हम लोगों ने यूटिलाइज किया थ्रू ब्लड। ये जो फूड है सेल्स में पहुंचता है और सेल्स में इसका ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वह एनर्जी डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, फॉर एग्जांपल मूवमेंट, लोकोमोशंस, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, सारी जो बॉडी की एक्टिविटी है, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, सारी एक्टिविटीज के लिए वह एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है। इसके बाद रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया डिफरेंस इन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज 38 एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज 2 एटीपी। इस प्रकार आगे मैंने आपको बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन में फिर आता है कि फॉर एग्जांपल इन ईस्ट में इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म केस में। इसी प्रकार से मसल्स जब ज्यादा एक्सरसाइज, हम लोग विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं किसी मसल से, जैसे हम लोग डंबलिंग कर रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं या दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग दौड़ रहे हैं, तो मसल में पेन होने लगता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और इसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प भी डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में था कि जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। ये प्रोसेस जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद फिर एरोबिक हो रहा है, तो वही पायरुविक एसिड आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू क्रैश साइकिल्स ये 38 एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये डिफरेंट 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। यहां तक मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो होता है फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। मींस आपने सांस को लिया और सांस को छोड़ दिया, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन में आपने जो ऑक्सीजन लिया, इनहेल किया, वो सेल्स में जाके, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाके एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। यहां तक हुआ था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम देखेंगे इसी में आगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो पहला प्लांट्स, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स रेस्पायर, चाहे आपका पहला हम देखेंगे रूट, स्टेम और एंड लीव्स। ये प्लांट जो है इसके तीनों पार्ट या ऑल पार्ट प्लांट के जो है रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म या इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अलग एक सिस्टम बने हुए हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में हम देखेंगे तो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, जबकि यहाँ पर सारे के सारे पार्ट प्लांट के रेस्पायर करते हैं। तो फर्स्ट केस हम देखेंगे इन रूट्स। रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। मान लीजिए ये रूट्स हैं और ये है आपके
give him root hair. This soil. हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट रेस्पिरेशन इन रूट्स। ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं। रूट्स में रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर होते हैं, ये सॉइल मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये रूट या रूट हेयर धंसे होते हैं। तो जो मिट्टी पोरस होती है, इसमें इसके अंदर ऑक्सीजन आती है। चूंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सॉइल में अधिक है अपेक्षाकृत रूट में या रूट हेयर में, तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये रूट हेयर की तरफ होता है। क्लियर इस बात हो गई। मैंने आपको क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। इट इज ए प्रोसेस मूवमेंट ऑफ any substance from higher concentration to its lower concentration। अब चूंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सॉइल में जाता है, रूट में कम है, तो इसका मूवमेंट जो होगा रूट्स में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो रूट्स इट रेस्पायर थ्रू रूट एयर्स। क्लियर। कुछ वुडी प्लांट होते हैं, इसमें लकड़ी ज्यादा होती है, ये एज्ड प्लांट होते हैं, उसमें जो होता है उसमें होते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स दे रेस्पायर थ्रू लेंटिकल्स। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम स्टेम भी प्लांट के रेस्पायर करते हैं। स्टेम के अंदर आप लोग देखे होंगे बार्क होता है, और उस बार्क के अंदर जो सेल्स होती हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा आप लोग पिछले उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस में, स्टोमेटा का काम होता है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और ये स्टोमेटा जो है वही सेम प्रोसेस, ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर आना, सेम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टेम रेस्पायर थ्रू स्टोमेटा। इतनी बात क्लियर हो गई। एक स्टोमेटा का मैं आपको डायग्राम में पूछता हूं। इसको बोलते हैं स्टोमेटल कोर। ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये होता है
गार्ड सेल, पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये क्लियर हो गया? ये मैंने थोड़ा स्टोमेटा का एक डायग्राम आपको दिखाया है। स्टोमेटा एक्चुअली गार्ड सेल से कवर्ड होता है कि जैसे ही गार्ड सेल्स स्वेल करती है, फूलती हैं पानी जाता है के अंदर, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जैसे ही गार्ड सेल सिकुड़ते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो रेगुलेशन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इट डिपेंड्स ऑन द गार्ड सेल्स। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियस होता है, ये स्टोमेटा पोर है, ये इसमें अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वही अगर बॉडी प्लांट्स है तो उसमें जो है सेम प्रकार से लेंटिकल्स, ये सेल्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं इन रेस्पिरेशन। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इन लीव्स। इन लीव्स, respiration in plants in leaves. मैंने क्लिक किया। इस लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक, तो ये यहां पर दिखा रहा हूं उसको, upper epidermis, spongy parenchyma, lower epidermis, cilia, stomata। ये आपके स्टोमेटा हो गया। आपके सीट होल्डर ऑक्सीजन वार, स्टोमेटा, दीज आर गार्ड सेल्स, इसको बोलेंगे गार्ड सेल्स। लोग ये होता है यहाँ पर तो इसमें हम लोग देखेंगे ये यहाँ पर होता है देखेंगे रेस्पिरेशन इन लीव्स। ये लीव्स है, इसका जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे कि ये जो है इसकी अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये स्टोमेटा होते हैं और ये गार्ड सेल्स इसको रेगुलेट कर रही होती है, जिस तरह से अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। इसी गार्ड सेल के थ्रू CO2 प्लस H2 अंदर जाती है और जब लीफ रेस्पायर करती है तो ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक, अब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है लीव्स के अंदर वो कितनी मात्रा में है
उसके अलावा यदि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ये स्टेमेटल पोर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो लीव्स भी रेस्पायर करते हैं। यहां पर भी हम लोग देखेंगे ये जो गैसेस का मूवमेंट होता है, द सेम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक चीज हम लोग यहां पर देखेंगे कि प्लांट्स में मूवमेंट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स डिफ्यूजन इतनी फास्ट नहीं हो सकता। रीजन के यहाँ पर जो केसेस होते हैं बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, तो एक सेल में दूसरी सेल में डिफ्यूजन प्रेशर मेंटेन होने में उससे बहुत सारा समय लग जाता है। जैसे हम लोगों ने रेस्पायर किया, ब्रीदिंग किया, सांस को हम फास्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी जल्दी, तो ये एक प्रोसेस जो है चलती रह रही है। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन प्रेशर बनेगा, फिर मूवमेंट आ गया है, फिर सेल्स में आगे जाए, तो इस प्रोसेस में बहुत सारा समय लग जाता है। तो इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल ऑर्गन बने हुए हैं, उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जैसे हम लोग देखें अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल बाय डिफ्यूजन। मल्टीसेलुलर ऑर्गन में हम आ जाएं, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल फिशेस, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। इसी प्रकार से इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग के केसेस में हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स कैसे होता है कि प्लांट्स के सारे पार्ट्स, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, सब रेस्पायर करते हैं। अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रोसेस हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। रूट्स में मेनली रूट हेयर्स का काम है, स्टेम्स में स्टोमेटा, इन बॉडी प्लांट्स लेंटिकल्स, और लीव्स में जैसे आपने अभी देखा कि स्टोमेटल पोर, दे आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज आपकी बायोलॉजी की क्लास है। आपकी इस क्लास में हम लोगों ने कल पढ़ा था अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन की जरूरत बॉडी को, सेल्स को क्यों पड़ती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उस एनर्जी जो है बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी में काम आती है। फॉर एग्जांपल हम लोग वॉक करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, इस सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी एक्चुअली हम लोगों को कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? जो हम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन, जो हमने ग्लूकोज लिया या अन्य फूड लिए, प्रोटीन लिया, कुछ कार्बोहाइड्रेट लिया, कुछ भी लिया, तो जो फूड जाके वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, और डाइजेशन के बाद ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाके सेल्स में पहुंचते हैं, और सेल्स में इन डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जांपल इन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो उस पे बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन, और आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले है, हम देखते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स है, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट, ये 3 कार्बन है। ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज की पायरुवेट में कन्वर्जन,
ये होती है, कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस, और इसका दूसरा नाम है EMP पाथवे। एक साइंटिस्ट थे एम्पटन मेयरॉफ फैटन पाथवे, इनके नाम पर पड़ा इसका पाथवे। तो ये ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन, ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और इसका दूसरा नाम है EMP पाथवे। ये सेल्स में होता है इन साइटोप्लाज्म। पायरुवेट है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां की होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर एंड प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP, इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये बात क्लियर हो गई कि जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल था सेल्स के अंदर पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स का, फाइनली ये ब्रेकडाउन हुआ, CO2 H2O और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से लगभग 38 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया? अब सेकेंड पार्ट इसका, ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की किस तरह से ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और किस तरह से 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। उनके नाम पर इस साइकिल का नाम दिया गया क्रेब्स साइकिल। अब मान लीजिए कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीडेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी सेल जहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का किस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल किस तरह से ब्रेकडाउन होगा। देखिए यहां पर ये टूट रहा है इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस इसमें आपकी CO2 प्लस एनर्जी आपकी निकली, लेकिन यहां पर 2 ATP एनर्जी निकलती है। कितनी निकलती है? 2 ATP। ये क्लियर हो गया? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी आपकी निकली। अब ये जो प्रोसेस होती है ये होती है इन ईस्ट। एक और प्रोसेस होती है, हम लोग जब बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो थकान महसूस होती है। वो थकान महसूस इसलिए होती है कि ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, बहुत सारी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें मसल के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बहुत तेजी से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो वो जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल इसका मसल सेल। तो यहां पर क्या बनता है?
लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकलती है वही 2 ATP। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज हमने देखा क्या कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे, ये सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के बाद 6 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। तो पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बने यहाँ पर? 2 मॉलिक्यूल्स बने। यदि इसका पायरुवेट का ऑक्सीडेशन एरोबिक होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो सेल्स का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये CO2H2O, और एनर्जी डेवलप होती है यहाँ पर कितनी? 38 ATP। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन होता है इन ईस्ट, तो इथाइल अल्कोहल CO2 प्लस एनर्जी डेवलप प्रोड्यूस होती है यहाँ पर लिटिल बिट, दैट इज 2 ATP। यदि इन केस ऑफ मसल सेल्स, यदि ग्लूकोज ड्यूरिंग विग्रेस एक्सरसाइज मसल जब इसको यूटिलाइज करती है तो यहाँ पर एक लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। उस लैक्टिक एसिड की वजह से जो है मसल पेन होते हैं और कभी कभी उसमें मसल्स में क्रैम्प भी आ जाते हैं। यहाँ पर भी एनर्जी वही 2 ATP जनरेट होती है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? क्लियर? अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। Difference between aerobic and anaerobic respiration। क्या लिखा हमने? aerobic anaerobic। फर्स्ट पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग यही है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? Anaerobic respiration, it takes place in absence of oxygen। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। सेकेंड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन और फूड होता है। फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। क्लियर बात? थर्ड बात, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा तो एनर्जी जो जनरेट होगी वो ज्यादा होगी, मोर एनर्जी प्रोड्यूस, लेस एनर्जी। ये बात क्लियर समझ में आ गई? इसमें एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। दैट इज 38 ATP और यहां पर 2 ATP।
एक्चुअली सेल्स में एनर्जी जो स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में रहती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने कल भी बताया था आपको, फिर मैं बता दे रहा हूं आपको। यहां पर देखिए आप कि जो एटीपी है, एक्चुअली ये ब्रेक डाउन होता है एटीपी प्लस फॉस्फोर प्लस, ठीक है, इस तरह से ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो फॉस्फेट का बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन होने पर एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी सेल्स यूटिलाइज करती हैं। ये बात क्लियर हो गई। सेल्स के अंदर ये होता है ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल ले लीजिए एनोरेबिक, ईस्ट, बैक्टीरिया, एटसेट्रा। इसी बात क्लियर हो गई कि एरोबिक, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जो हम लोगों के काम की बात है वो ये है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एब्सेंस में होता है, और यहाँ पर एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है, यहाँ पर एनर्जी लेस जनरेट होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। थैंक यू स्टूडेंट। आज मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी जनरेट होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी एटीपी जनरेट होती है। कल मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे ऑफ योर क्लास ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग देख रहे थे रेस्पिरेशन। कल मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑर्गेनिज्म से अगर हम स्टार्ट करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनली दो होते हैं, पैरामीशियम और अमीबा। जो आपके कोर्स में मैंने आपको बताया था अमीबा एंड पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, दे आर रेस्पायर थ्रू डिफ्यूजन। उसके बाद आता है आपका आर्थ्रोपोडा, दे आर रेस्पायर थ्रू क्यूटिकल्स। उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स में फिशेज मेनली, दे आर रेस्पायर थ्रू गिल्स। इसके बाद इसी तरह से जैसे जैसे हायरची में हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोगों को मेनली जो आज देखना है, जो आपके सिलेबस में है, वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में हम लोग जो देखेंगे, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि हम लोग जो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सांस का अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। सांस को बाहर छोड़ना, दैट इज कॉल्ड एक्सलेशन, सांस को बाहर छोड़ना। तो हम लोग जो सांस लेते हैं मेनली थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ये एक डायग्राम में मैंने थोड़ा सा शो किया है कि अगर इसको हम कहें नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स, ठीक, दिस वन माउथ। ये नॉस्ट्रिल्स यहां से इस सेप्टम, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। क्लियर? इसके बाद ये कॉमन ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। क्लियर? दिस इज दिस वन
ट्रेकिया, ये आप लोग जानते हैं। दिस वन लंग्स, दिस वन ब्रोंकाई। दिस ब्रोंकाई अंदर जाके इसमें स्मॉलर bronchioles, and these bronchioles, last stage पर these are called alveolar sacs. Clear? This one diaphragm. कितना क्लियर हो गया? और ये आपका हो गया इसी तरह से एल्वेओलर सेक। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। हम लोग देखेंगे जैसे हमने सांस ली, दिस इज ब्रीदिंग, नॉस्ट्रल के साथ सांस अंदर गई। ये नॉस्ट्रल जो होता है, जो हमारी नोज है, दिस इज डिवाइड बाय हार्ट पैलेट दैट इज कॉल्ड सेप्टम। एक इसके बाद आपके जो भी सांस ऑक्सीजन है वो आया, इस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेरिंक्स। फेरिंक्स जो होता है, इट इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर नॉस्ट्रल एंड माउथ। नॉस्ट्रल और माउथ की कॉमन ओपनिंग होती है। यहां पर होता है फेरिंक्स के बाद एक डिवीजन होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, बताया था कि वहां पर हम लोग जाते हैं ईसोफेगस की तरफ। ये यहां पर एक ओपनिंग जो खुलती है, ये जाती है ईसोफेगस की तरफ। ठीक, ईसोफेगस अटैच टू स्टमक। यहां पर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो दिस वन इज ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया, जिससे आल्सो कॉल्ड विंड फाइल, ये ट्रेकिया जो है इसके कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको राउंड राउंड में दिखाए हैं। इसका एक रोल होता है कि ट्रेकिया, मान लीजिए आप लोग इस तरह से खाली पड़ी हुई है, तो किसी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो एकदम से ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेज एक बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होता है। अभी जब आपको टिश्यू में आपने पढ़ा होगा बोन एंड कार्टिलेज, वहां पर ये मटेरियल आया होगा। तो ट्रेकिया इज कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर नॉन ट्रेकिया। आगे चल के ये यहाँ पर बाइफर्केट होती है टू पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। दिस वन दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई इज कनेक्टेड टू द लंग्स। ये मैंने जो शब्द दिखाया, ये क्या है? लंग। लंग, ये ब्रोंकाई आप यहां पे देखेंगे, these bronchi are further bifurcated into bronchioles। छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में bifurcated होते हैं इन द लंग्स, लंग्स के अंदर। और ब्रोंकियोल्स फाइनली ये bifurcated होते हैं, फाइनली ये ब्रांच होते हैं एज ए फॉर्म ऑफ एल्वेओलर सैक। इतनी बात क्लियर हो गई? एल्वेओलर सैक वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब कैसे एक्सचेंज होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा इसके लिए। और ये तो रहा हमारा थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी को, इस थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करता है एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। ये थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे दिस वन एब्डोमिनल कैविटी। इतना क्लियर हुआ? फॉर नेचर ने एक हमें गिफ्ट दिया है बॉडी के लिए। वो गिफ्ट ये है कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग्स, आपका हार्ट, दीज आर कवर्ड बाय ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रिब्स।
पसलियां जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये रिब केस से कवर्ड होता है, जिससे कोई भी अगर आपको चोट लगती है, किसी तरह की घटना दुर्घटना घटती है, तो कम से कम ये ऑर्गन्स जो हैं सुरक्षित रहें। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी देखा। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। अब बात आती है कि भाई ऑक्सीजन जो आपने इनहेल किया, ये नॉस्ट्रल के द्वारा ऑक्सीजन आपका गया फेरिंक्स, ट्रैकिया में पहुंचा, ट्रैकिया से आपका ऑक्सीजन ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से एल्वुलर सैक में। अब देखिए, हमने ऑक्सीजन, जैसे मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अब ये यहां पर क्या होगा, हम लोगों ने जो ऑक्सीजन लिया एल्वुलर सैक तक पहुंचा, इसके एल्वुलर सैक पे अगर मैं इसको यहीं पर डायग्राम से दिखाऊं, मान लीजिए ये एल्वुलर सैक है, ठीक, इसके आगे पीछे लगी होती है यहां पर ब्लड वेसल्स। चूंकि ऑक्सीजन जो हमने अंदर लिया, वहां पर उसका जो प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर है, ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल के अंदर मूवमेंट करेगी। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि PO2, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम यहां पर दिखाऊंगा आपको, अगर मैं मान लो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये एल्वुलर सैक है और ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ठीक, मैंने आपको इसको यहां से एक डायग्राम करके दिखा रहा हूं। भाई ये जो ऑक्सीजन आई है, यहां पर आप देखेंगे कि दिस इज एल्वुलर सैक। क्लियर? इसको मैं कह रहा हूं दिस इज ब्लड वेसल्स। एक्चुअली इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, वो ऑक्सीजन गया कहां? ठीक, तो ये ऑक्सीजन जो यहां पर ऑक्सीजन का PO2 ज्यादा होगा, प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, तो थ्रू डिफ्यूजन ये ऑक्सीजन इसमें एंट्री कर जाएगी। दिस इज ब्लड वेसल्स। मैंने दिखाया आपको, ये ब्लड वेसल्स है। क्लियर? अब हार्ट ब्लड को पंप कौन करता है? अभी नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में आएगा आपका कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। हार्ट जो है टिश्यू से ब्लड को ला रहा होगा, वहां पर जो है एक्चुअली CO2 का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा, PCO2 का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होगा ब्लड वेसल्स में। तो PCO2 का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो यहां पर ठीक, तो CO2 यहां पर मूवमेंट करेगी, और जब हम लोग एक्सहेल करेंगे, जब हम सांस को छोड़ेंगे, तो CO2 बाहर निकलेगी। एक बहुत नटशेल में मैंने आपको इस चीज को समझाया की कोशिश की है कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां तक आया? लंग्स के आया। इतनी बात क्लियर हो गई? लंग्स में फाइनल स्टेज होती है एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक पर इसकी मेम्ब्रेन इस तरह से परमेबल होती है कि ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो सके। ब्लड वेसल सारी की सारी इनसे कनेक्टेड होती है, और जैसे ही यहाँ पर प्रेशर ज्यादा आया तो ऑक्सीजन ब्लड वेसल के अंदर गया और CO2 एल्वुलर सैक में गया, और जैसे ही हमने सांस को बाहर छोड़ा तो CO2 बाहर निकल गया। इतनी बात क्लियर हुई? अब बात ये आती है कि ये ऑक्सीजन जो हमने अंदर ली, इसका क्या रोल आया? इस ऑक्सीजन का रोल, अब देखिए यहां पर होता है ब्लड में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सुना होगा, कॉमन है, ये हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम डिनोट करते हैं HB से। ठीक, इस हीमोग्लोबिन का, इसकी क्वालिटी होती है, इसकी दोस्ती ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा होती है। साइंस की भाषा में कहें, इट हैज हाई अफिनिटी टू द ऑक्सीजन, मींस
Hb ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाता है HbO2। कितनी बात क्लियर हो गई? ये ऑक्सीजन इस HbO2 से एकदम से यहां से हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके, और ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, उससे ये मूव करता है। मूव करता मींस ये ऑक्सीजन अब इस फॉर्म में जाता है। कहां जाएगा? हार्ट का काम है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारी सेल्स को ब्लड को पहुंचाना। बेसिकली ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे और मेनली ये ऑक्सीजन जा रहा होगा। अब ये ऑक्सीजन पहुंचा सेल्स के अंदर। कहां पहुंचा? सेल्स के अंदर। अब देखिए सेल में क्या हो रहा होगा, इसको आप एक तरह से कहानी के रूप में समझिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सेल्स में क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ये हीमोग्लोबिन जो यहां से कंबाइन होकर ऑक्सीजन आई थी, ठीक, यहां पर ये ब्रेक करती है फिर, और ये पुनः ये रिवर्स रिएक्शन होती है Hb प्लस O2। अब सेल्स को ये मिल गया ऑक्सीजन। क्या मिला? सेल्स को मिल गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेल्स को रेस्पिरेशन में चाहिए होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द वेरियस बॉडी पर्पसेस। फॉर एग्जांपल मूवमेंट, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं उस सबके लिए हमें चाहिए होगी एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आएगी? फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा, और फूड का ऑक्सीडेशन कहां हो रहा होगा? सेल के अंदर। तो अब आप समझिए कि ये ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच गई। अब सेल में क्या होगा? सेल में होगा आपका, ये अगर सेल है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करें, ये होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का स्ट्रक्चर मैंने एक सिंपल दिया है, बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होंगे यहाँ पर। ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा आपका क्रेब्स साइकिल, ये प्रोसेस होगी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर क्या जनरेट करेगा? एटीपी एनर्जी। और ये एनर्जी आपकी बॉडी के विभिन्न एक्टिविटीज के लिए काम आएगी। ये नट सेल में एक प्रोसेस है कि किस तरह से रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि बॉडी, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट क्या होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के, CO2 प्लस वाटर। अब CO2 बाहर जाएगी। CO2 का वही सेम प्रोसेस कि जो आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, यहां पर उसका जो PCO2 होगा कम होगा, और ब्लड जो है बॉडी के विभिन्न सेल से, विभिन्न टिश्यू से, विभिन्न ऑर्गन से CO2 को कलेक्ट करते लेके आएगा। और जो आपका ब्लड होगा वहां पर जैसे ही ब्लड वेसल्स लंग्स में आएगा तो यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ये मैंने आपको दिखाया है। ये डिफ्यूजन के द्वारा फिर ये एल्वुलर सैक्स में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, और इस तरह से ट्रेकिया के थ्रू एक्सेलेशन के द्वारा CO2 बाहर निकल जाएगी। एक नट सेल में है कि किस तरह से रेस्पिरेशन का रोल है। ठीक, यहां पर कई चीजें थोड़ी सी, एक तो इंपॉर्टेंट जो देखने लायक होता है आपके सिलेबस के हिसाब से वो होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द एल्वुलर सैक्स। क्लियर? दूसरा है कि ये ट्रेकिया जो है इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ठीक, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का रोल ये होता है कि ट्रेकिया को ये डिस्क जो है कोलैप्स नहीं होने देती। मान लो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आप ये बंद हो गई, बट ऑक्सीजन नहीं जाएगी कि सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बॉडी की डेथ हो जाएगी। इस तरह ये इसका रोल है टू प्रोटेक्ट कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रेकिया, कार्टिलेजिनस रिंग्स। नेक्स्ट, अब आप देखते हैं कि हमारा जो है, मान लो हम इनहेल करते हैं तो ये जो थोरेसिक कैविटी है इट मूव्स अपवर्ड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ
और बाहर की तरफ। तो ये डायफ्राम है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हमने सांस को छोड़ा, डाउनवर्ड इनवर्ड, ठीक, ये डायफ्राम है। दूसरा क्या है कि लंग्स में एक रेजिडुअल वॉल्यूम बना रहता है। रेजिडुअल वॉल्यूम का काम ये होता है कि मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो कम से कम उस लेवल को वो मेंटेन करता रहे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। यहां पर एक चीज आती है कि फेरिंग्स, ये जो बाल टाइप का होता है, ये होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इस एपिग्लोटिस का रोल ये होता है, मान लीजिए हम लोग खाना भी खा रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, तो किसी भी तरह से खाना यदि फूड यदि विंड पाइप में चला गया, ट्रेकिया में चला गया, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लंग से इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका काम ये होता है कि जब हम खाना खा रहे हो तो ये फूड को मूवमेंट देता है ईसोफेगस की तरफ और सांस अपने आप ट्रेकिया की तरफ जाती रहती है। सांस मीन्स ऑक्सीजन। दूसरा नेजल, जो हमारा नेजल है, नोज है, इसमें हेयर्स होते हैं। इसका काम होता है कि कुछ डस्ट वगैरह आते हैं, पार्टिकल्स हो जाते हैं, कि वो जो है इस हेयर्स में चिपक जाए, जो जिससे कि ये अंदर की तरफ ट्रेकिया की तरफ मूवमेंट न करे। एंड नेक्स्ट, इनका जो है ये कुछ मॉइस्ट करते रहते हैं एयर को, जिससे कि इसका मूवमेंट होता रहे। तो ये आपके कोर्स में जो है यहां तक है कि ये आप कि भाई रेस्पिरेटर इन ह्यूमन बीइंग किस तरह से हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ यहां पर लाइफ प्रोसेस का। फर्स्ट था न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट होगा आपका एक्सक्रीशन। थैंक यू।